फिर दूसरा जो था हमारा वो था प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंटरनल ऑडिट। तो हमने मैंने आपसे यही पूछा था कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो आंसर्स आए थे कुछ लोगों के, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल, कॉम्पिटेंस, राइट, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। इकरा ने आंसर किया था। लाइव नहीं हो पा रहा है, पता नहीं शुभम क्या प्रॉब्लम है। ओके मैम। दिखाई नहीं रहा है मुझे, मेरा जो चैनल है ना वो उस पे क्या इशू हो रहा है पता नहीं, सुबह से वही परेशान है। ये रिकॉर्डिंग वाला ना कैसे, कहाँ पे रिकॉर्ड रखो फिर उसको अपलोड करो। मैम अपलोडिंग के टाइम पे बहुत झंझट होता है ना मैम। हाँ ये लाइव रहता है ना, कैसे एक साथ में मेरे को, मैं जैसे क्लास का नाम डालती हूँ वैसा रहता है, तो उसमें मुझे प्लेलिस्ट में देखो, अभी तो साइट पे भी नहीं जा रहा है। माला का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। यस, सो जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर के जो जो प्रिंसिपल्स हैं वही प्रिंसिपल एक इंटरनल ऑडिटर के लिए भी एप्लीकेबल होता है ना। वो भी इंटीग्रेट, उसको भी वो हॉनेस्ट होना चाहिए अपने काम को लेकर, उसको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए अपना कि उसको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। देखो मैं भी क्या बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स उसको थर्ड पार्टी को अपना इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होते हैं। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, अप टू डेट रहना है उसको, सारी चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए, जो भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जीएसटी आया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर तो इसके बारे में उसको पता होना चाहिए, उसके स्लैब्स रेट्स के बारे में। तो सेम तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर का जो अपडेट होना चाहिए वैसे इंटरनल ऑडिटर को भी होना चाहिए, उसके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, उसी के हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे, फिर एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, जो भी ओपिनियन दे रहे हैं उसी के साथ में। यहाँ पे मैं एक इंटरनल ऑडिटर हूँ तो मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ओपिनियन देना है उस पे, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को समझना है, उन पे उस पे ओपिनियन देना है कि कहाँ पे रिस्क कम हो सकता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कंपनी का, कंक्लूजन ड्रॉ करना है एट द एंड में सब चीज करने के बाद, और अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा इंटरनल ऑडिटर? कंपनी। वेरी गुड, कंपनी। कंपनी को मैम। यस, मैनेजमेंट को ओपिनियन अपना देगा। जो नेक्स्ट है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब है उसको चेक करना। क्या चेक करना है? एक जो इंटरनल ऑडिटर का जो काम है उसको इवैल्यूएट करेगा। कौन इवैल्यूएट करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों का काम सेम है, इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ शिवम के कंपनी में, शुभम एक इंटरनल ऑडिटर है, तो शुभम ने जो काम किया हुआ है वही काम मुझे भी करना है। तो मैं आपका काम को देखूंगी कि शुभम ने किस तरीके से काम किया हुआ है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। मैम रिपीट। यस, ये जो क्वेश्चन है इवैल्यूएशन, मेरा बोलना था कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 99% आपको एग्जाम में दिखेगा। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन मतलब मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ। क्या चेक कर रही हूँ? इंटरनल ऑडिट को चेक कर रही हूँ कि जो इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया। कौन चेक कर रहा है? एक एक्सटर्नल ऑडिटर चेक कर रहा है। क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि मेरा काम और उसका काम, दोनों का काम सेम है। क्योंकि जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर का काम था वो और एक इंटरनल ऑडिटर का जो काम है वो सेम है। तो मैं देखूं कि किस तरीके से काम किया। मैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, शुभम इंटरनल ऑडिटर है शिवम की कंपनी में, तो शुभम ने जो काम किया है वही काम मुझे भी करना है। तो मैं
एक बार देखो कि शुभम ने अपना काम किस तरीके से किया हुआ है, तो मैं कितने एक्सटेंड तक कंपनी पे डिपेंड हो सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंटरनल कंट्रोल जो है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, जो इंटरनल ऑडिट है वो उसी का पार्ट है। तो मैं एक ऑडिटर सारी चीज को एनालाइज करती हूँ, इंटरनल कंट्रोल को एनालाइज करती हूँ, दैट मीन्स इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इसको भी एनालाइज करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है सेम ऑडिट टेक्निक। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेरा टेक्निक है वही टेक्निक शुभम ने भी यूज किया है, उनको भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, वही प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने हैं। ये एक रीजन है कि मैं इवेलुएट करके देखूं कि शुभम ने अपना काम किस तरीके से किया है, तो मैं डिसाइड करूं कि आगे मुझे कितने एक्सटेंड तक चेक करने के लिए पड़ सकता है, कैसे चेक कर सकती हूँ मैं, मेरा काम कहाँ पे कम हो सकता है, राइट। सबसे पहला यही पॉइंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैन बी ना टू टाइप, मतलब मैं दो डिवाइड करके इवैल्यूएशन करूंगी। वन इज जनरल इवैल्यूएशन एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। जनरल इवैल्यूएशन का मतलब ओवरऑल चीजें देख रही हूँ मैं, ऊपर ऊपर से कैसे हुआ है कंपनी को लेकर, और स्पेसिफिक मतलब मैं शुभम के काम को देख रही हूँ। तो जनरल इवैल्यूएशन में आता है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो इंटरनल ऑडिटर है, मतलब शिवम की जो कंपनी है, उन्होंने शुभम को किस तरीके से रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो उनको क्या स्टेटस दिया गया है कि वो किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। वो मतलब उनको एक एम्प्लॉय जैसा ट्रीट किया जाता है या एक ऑडिटर जैसा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो चीज शिवम बोलेगा वही शुभम को करना है, राइट। तो सबसे पहला मैं स्टेटस देखूंगी। स्कोप ऑफ वर्क कि शिवम ने उनको किस तरीके का काम दिया हुआ है, कितना काम दिया हुआ है, उनको पूरा फ्रीडम दिया है क्या, वो अपना काम चूज कर पाए कि उनको कितना चीज चेक करना चाहिए, कैसा चेक करना चाहिए, या रेस्ट्रिक्शंस दिया है कि इतना ही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। फिर उस पर फॉलो किस तरीके से होता है कि शुभम ने तो बोला शिवम को कि ये परचेज का जो चीज है वो आपका सही तरीके से नहीं हुआ है, पर शिवम ने उस पर क्या एक्शंस लिए, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की, उसको चेंजेस करने की कोशिश की, उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की क्या, ये चीज होता है नहीं होता है ये चेक करूंगी मैं। क्वालिफाइड स्टाफ, कंपनी ने सिर्फ नाम के लिए इंटरनल ऑडिटर को तो नहीं अपॉइंट किया है कि ये सबको लगे कि हाँ कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है इसलिए मैं एक पर्सन को अपॉइंट कर रही हूँ। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, पर बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनल ऑडिटर को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपॉइंट करती है, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज होता है। पर एक जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वही पर्सन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनाना नहीं है, यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के लिए मुझे आना जरूरी है, तो मैं बोलूंगी कि हाँ शुभम का काम सही नहीं है, शुभम ने ये गलत किया है, मुझे ही नहीं पता है, तो शुभम को मैं कैसे बोल सकती हूँ। सेम तरीके से शुभम किसी का काम चेक करने जाने वाला है, तो उनको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो यस, जिसको बेसिक नॉलेज होना, नॉलेज है अकाउंटिंग का, वही एक इंटरनल ऑडिटर हो, सिर्फ नाम के लिए कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करे, राइट। ये तो नहीं हुआ है, ये चेक करूंगी मैं, दैट इज जनरल इवैल्यूएशन। मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर को किस तरीके से किया है, क्या स्टेटस है, कैसा स्कोप है, क्या काम दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस है क्या, मतलब वो अपना काम फ्रीली कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि इतना ही चेक करोगे, इसके आगे आप नहीं देखोगे, यही देखोगे, ये नहीं देख सकते हो। और जो भी ओपिनियन दिया है शुभम ने कि ये चीज सही नहीं है, तो इस पे कितना एक्शंस लिया गया है ये। फिर स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ है, ऑब्वियसली स्टाफ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ये चीज है या नहीं है वो देखना। ये कुछ बेसिक जनरल इवैल्यूएशन मैं करूंगी एज एन इंटरनल ऑडिटर। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो मैं स्पेसिफिकली शुभम का काम देख रही हूँ कि शुभम ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन मतलब चेक किया हुआ है, उन्होंने कैसे ऑडिट प्लानिंग किया, कैसे प्रोग्राम बनाया, क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए, किस तरीके से एविडेंसेस को इवैल्यूएट किया है, कैसा ओपिनियन दे रहे हैं वो अपना, कैसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है कंपनी ने, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया, क्या सजेशंस दिया, उस पर कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कंपनी ने, और इंटरनल ऑडिटर ने कितना उस पर फॉलो अप किया है। ये सारी चीजें मैं देखूंगी
एज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कि शुभम ने अपना काम किस तरीके से किया एज एन इंटरनल ऑडिटर, राइट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ पर कि एक जो एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर को दोनों को मिलके काम डिसाइड करना चाहिए और करना चाहिए, तो अच्छा होगा एक एक्सटर्नल ऑडिटर को अपने काम के टाइम पे। पर यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला गया है, जनरली हम तो बोलेंगे कि ऑब्वियसली शुभम मुझसे कंसल्ट करेंगे, मेरे से गाइडेंस लेंगे तो शुभम अच्छे से कर पाएंगे, और वो अच्छे से करेंगे तो मेरा काम कम हो सकता है। पर मैं ये टोटली डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि चांसेस है यहाँ पर कि शुभम को अपॉइंट शिवम की कंपनी ने किया हुआ है, तो जो शिवम बोलेंगे वही चीज शुभम करेंगे। शिवम बोल रहे हैं शुभम को कि आप ज्यादा नहीं बताएंगे कुछ भी एक्सटर्नल ऑडिटर को, मतलब वो मुझे ज्यादा चीजें नहीं बता रहे हैं, वो ठीक से मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा कोई भी मतलब नहीं होता है वहां पर कि मैं कोऑर्डिनेशन करूं या नहीं करूं। तो ये चीज मुझे देखना पड़ेगा कि शुभम मेरे साथ कितना कंफर्टेबली बात करते हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो चीजें मुझे बता रहे हैं क्या जो मैं इनसे पूछ रही हूँ। तो ये भी बहुत जरूरी है जब मैं इवेल्युएट करूंगी। रिलायबिलिटी, सैंपल चेकिंग, यस मैंने ये सारी चीजें देखी, कोऑर्डिनेशन देखा कैसा है मेरा इंटरनल ऑडिटर के साथ में, उनका स्पेसिफिकली काम देखा, ऑर्गेनाइजेशन का काम देखा, फिर अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कितना रिलायबल होना चाहिए, जो काम किया है शुभम ने उस पे मैं रिलायबिलिटी रख सकता हूँ क्या, रिलायबिलिटी रख सकता हूँ क्या, मतलब मैं कितना रिलायबल रह सकता हूँ उनके काम पर, उसके बेस से मैं अपना काम डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ पे 100% चेकिंग करना पड़ सकता है, कहाँ पे सैंपल चेकिंग करूंगी, कहाँ पे मुझे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेगा, रिलायबिलिटी, फिर सैंपल चेकिंग, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन हमने ये चीजें बहुत बार देखी है कि भले आप किसी पे डिपेंड होके रहो, किसी पे भी डिपेंड होके रहो, भले वो आपने टेस्ट चेकिंग किया हो, सैम्पलिंग किया हो, 100% चेकिंग किया हो, एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी खुद की रहेगी। एक एक्सटर्नल ऑडिटर के इसमें से मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा उसके लिए, कोई और किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जैसे सेम केस में यहाँ पर मैंने इवैल्यूएशन किया, मैं उस पर डिपेंड रह रही हूँ, मैं सैंपल चेकिंग कर रही हूँ, पर जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं मैंने तो शुभम के काम पे डिपेंड होके अपना ओपिनियन दिया, मैंने तो ये चीज चेक ही नहीं किया और मैंने ओपिनियन दिया, उसमें गलती हो गई मेरी नहीं है, ये चीज मैं नहीं बोल सकती हूँ। इवैल्यूएशन करना है नहीं करना है, किस तरीके से करना है, ये टोटली आपका चॉइस है, मतलब एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर का चॉइस है, वो कभी भी किसी और पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यस जैसे मैंने आपको बोला कि आगे हम देखने वाले हैं 200 करोड़ के ऊपर जो कंपनीज का टर्नओवर होता है, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज, उनके ऊपर डिपेंड कर कर वैसा इसका रिक्वायरमेंट किया गया है। अदरवाइज इंटरनल ऑडिटर जो कंसेप्ट है वो कंपलसरी पहले नहीं होता था। 1 मिनट लीजिएगा, ये पॉइंट्स देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
किसी को कुछ पूछना है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया? यस, क्लियर है ये चीज? यस मैम। पक्का कोई डाउट नहीं है? नो। अनु ठीक नहीं लग रहा है? मैम तबीयत ठीक? थोड़ा थोड़ा फीवर है बस। कहाँ गए थे भीगने को? मैम कल थोड़ा मैं भीग गई थी। इसीलिए कोई नहीं, ध्यान रखिए, दवाई लीजिएगा। यस मैम। नेक्स्ट है बारिश यूजफुलनेस में ऑफ। भीगने से सच में बीमार होते? क्या बोले? मैम बारिश में भीगने में सच में बीमार होते? जिसे जो मतलब ऐसे सेंसिटिव रहते हैं थोड़ा, वो बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मैं भी थोड़ी सी भीग जाती हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है। मैम मेरा यस भी मैम ऐसे ही मैं है, भी। मेरे को भी थोड़ा भीगता हूँ ना, पर मेरा दोस्त है वो तो दिन रात घूमते रहता है बारिश में, उसको कुछ होता ही स्ट्रॉन्ग है नहीं। उसका इम्यूनिटी ना, उसको वो ऐसे बीमार नहीं पड़ता है। जैसे हम जैसे थोड़े लोग रहते हैं, वो थोड़ा सा हो जाने पे भी बीमार पड़ जाते हैं ना। मेरा बाल थोड़ा ही भीगा रहेगा ना, अभी मेरे को हाँ, खांसी सर्दी सब चालू है मैम। जाती है। सब बॉडी तो पेन हो रहा है। इतनी गंदी सर्दी है ना, मतलब रोज मैं कुछ बिना खाए, मैं रोज, अभी आज तो फिर भी ठीक है, छींक नहीं रही हूँ। 10 बजे तक के लेक्चर्स में मैं छींकती रहती हूँ, और मुझे इतना अजीब लगता है, बच्चे सोचेंगे कि ये क्या मैम का क्या है रोज का, ऐसे बोलने में भी दिक्कत होती है, मतलब गला सूख जाता है, इतना सर्दी हो जाती है। फिर धीरे धीरे दोपहर में जाके थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। आई थिंक अभी मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं अभी, ये सर्दी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया। मैम मेरा भी नाक कल से जैसे जाम है, कल मैं डोंबिवली गया था तो भीग गया था ठीक हल्का है, हाँ। पैर के ऐसे पैर। बारिश में भीगेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। मैम एक तो कल से भंडुप में बहुत बारिश हो रही है। हाँ, भांडुप में नहीं है, और मुंबई में। सब जगह हो रही है बच्चा। स्पेशली जो महाराष्ट्र के थोड़े विलेज एरिया में आपने देखा है ना, वैसे वहां पे तो 10 से 15 लोग कल मर भी गए बारिश मैम के यहाँ कारण। पे भी टिटवाला में भी बहुत बारिश चालू है, सब भर गया, हमारे इधर से पानी दिख रहा है मुझे। हाँ, पानी भर के वहां पे लोग मर भी गए बेचारे। मतलब सोचो कितनी हालत खराब चल रही है। अपने इधर फिर भी ठीक है। मैम रेड अलर्ट है ना 3 दिन, हम्म। एक हफ्ता पहले ही बोल दिया था। हाँ, बारिश होने वाली ना, पर यहाँ पे इतनी नहीं हुई जितना वो साइड पे हुई है। नहीं मैम, वो तूफान भी आ रहा था ना मैम, वो आने सब। वाला है ऐसा बोल रहे हाँ थे ना कोई। वो क्या नाम है वो तूफान का, गुलाब करके, गुलाब तूफान। हाँ, गुलाब, वो उधर वो साइड आया है ना, हाँ केरला यस। वो सब साइड आया है। हम्म। उसका इफेक्ट थोड़ा यहाँ पड़ता होगा अपने इधर, है ना। हाँ मैम थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ही ना। हम्म। नुकसान हो जाता है ना, बस और कुछ नहीं बेचारे। हाँ मैम। नेक्स्ट है यूजफुलनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने से दोनों को ही फायदा है, वो चीज हमने देखी है। मैनेजमेंट को फायदा है ही, ऑब्वियस बात है। मैनेजमेंट को जानना है कि जो उन्होंने जो इतना पैसा खर्चा करके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो सिस्टम किस तरीके से बना है, लोग अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, ये उनको जानना है। तो ये जानना है, इसलिए उनको इंटरनल ऑडिट यूजफुल है। यस, वो लोग जो इंटरनल ऑडिटर है वो बताएगा कि उनका सिस्टम किस तरीके से चला रहे हैं, जो उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी यूजफुल है, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इसके बेस से डिसाइड करेगा कि उसको अपना काम किस तरीके से आगे करना है, कैसे वो अपना काम कंप्लीट कर सकता है, सैम्पलिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, 100% चेकिंग करना पड़ेगा, जो भी है वो आगे उसको भी यूजफुल है। तो इंटरनल ऑडिट दोनों को यूजफुल है, मैनेजमेंट को भी यूजफुल है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी यूजफुल है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, द डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके इंटरनल बोलो या एक्सटर्नल बोलो, आप ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्ट करोगे इसके अंदर।
तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, मैं आंसर्स आपसे ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबसे पहला दिया हुआ है वॉलंटरी एंड कंपलसरी, कौन सा वॉलंटरी है कौन सा कंपलसरी है? मैम इंटरनल क्या है इंटरनल ऑडिट? वॉलंटरी है। वॉलंटरी है। और एक्सटर्नल ऑडिट? कंपलसरी है। वेरी गुड। अपॉइंटमेंट, कौन किसको अपॉइंट करता है? इंटरनल ऑडिट में कंपनी अपॉइंटमेंट करते हैं। एक्सटर्नल बाय गवर्नमेंट। यस मैम। एक्सटर्नल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अनु। मैम शेयर होल्डर ना, शेयर होल्डर। कहाँ पे दिमाग है? गवर्नमेंट थोड़ी अपॉइंट करता है शेयरहोल्डर्स को, प्राइवेट। यहाँ पे अभी हम गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सीएजी करके है, पर अभी हमने वो चीज पढ़ी नहीं है। अभी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पे पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सटर्नल केस में शेयर होल्डर्स करता है और इंटरनल केस में कंपनी। यस। नेक्स्ट, स्टेटस। एक शेयर होल्डर सॉरी एक इंटरनल ऑडिटर क्या होता है? फुल टाइम एम्प्लॉय। वेरी गुड। और इंटरनल और एक एक्सटर्नल ऑडिटर। मैम दोनों हो सकता है ना, फुल टाइम के लिए और कुछ समय के लिए भी। एक्सटर्नल ऑडिटर फुल टाइम कैसे हो सकता है? मैम अपॉइंटमेंट बेस हो सकता है ना। एक इंडिपेंडेंट इतने पर्सन मंथ के लिए अपॉइंटमेंट किए हम लोग, मतलब शेयर होल्डर। कैसे बोल रहे हो? ए स्टेटस बोला कि फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड है इंटरनल ऑडिटर, ये सब समझ रहे हैं हमको? यस मैम। मैम एक एक्सटर्नल ऑडिटर ma'am. क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो फुल टाइम कैसे हो सकता है? मैम हाँ, इंडिपेंडेंट मींस मतलब कि शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड है ना वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो जो सही है उस पे है। डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं, शेयरहोल्डर्स पे क्यों डिपेंडेंट रहेगा? वो शेयरहोल्डर्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना एक्चुअल में कंपनी के ट्रांजैक्शन से। हाँ, समझ रहे हो आप? वो जो Yes, सही है उस पे है। समझ रहा है? यस मैम। तीन पॉइंट समझा सबको? वॉलंटरी, कंपलसरी, अपॉइंटमेंट, स्टेटस। Yes ma'am. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड रिपोर्ट टू इंटरनल ऑडिटर। किसको रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट को। वेरी गुड।
किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट को। वेरी गुड। एक्सटर्नल ऑडिटर मैम शेयर होल्डर। किसको रिपोर्ट करेगा? शेयर होल्डर लोग को। वेरी गुड। स्कोप एंड ड्यूटीज, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ड्यूटीज कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। 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 एक्सटर्नल का? शेयर होल्डर। पक्का? तो मैनेजमेंट होगा ना। शुभम, कौन डिसाइड करता है स्कोप ड्यूटीज? मैम प्रोफेशनल बॉडी। यस, वेरी गुड। क्योंकि जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी ने नहीं लिखी है, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑलरेडी लिखा हुआ है आईसीएआई ने। वो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको फॉलो करने हैं, वो ड्यूटीज स्कोप उसका काम है, जो फंक्शंस है वो सब कुछ लिखा हुआ है एज पर एक्ट, एज पर प्रिंसिपल्स। वो चीज उसको सिर्फ फॉलो करनी है, राइट ना? यस मैम। यस मैम। रिमूवल कौन निकालेगा? मैम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपॉइंट कर रहा है, मैनेजमेंट निकालेगा। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर में रिमूवल का पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअली, अलग अलग केसेस के बेसिस पे। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। यहाँ पर आपको बेसिकली याद इतना ही रखना है कि शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन के साथ में, पर उसके केसेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमने जनरल देखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी हम इन डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट ओके था मैम। या ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव है कि एक इंटरनल ऑडिट का? मैम देखना वो काम सही है क्या नहीं हो रहा है। वेरी गुड। जो मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सही है क्या नहीं है, ये देखने का काम है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैम गिवन वो गिवन ट्रू ट्रू एंड फेयर। वेरी गुड, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफिकेशन, मैम वो सीए होना चाहिए ना मैम। इंटरनल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, बराबर ना? इंटरनल ऑडिटर का कहाँ पे प्रिस्क्राइब है कोई भी क्वालिफिकेशन? एक्सटर्नल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, यस मैम। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? मैम कि अगर कुछ लॉस हुआ तो वो कौन बेयर करेगा वो? यस, मतलब कुछ भी गलती होती है आपसे तो आप किसको लायबल रहोगे? इंटरनल ऑडिटर किसको लायबल रहेगा? मैम मैनेजमेंट को। वेरी गुड। मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर की हम जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिटर का पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल रहता था, लाइबल रहता था। पर अभी प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जो टर्म आया है उसके हिसाब से जो जो लोग उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देते, मतलब लेते हैं ऐसा कि हाँ मैंने बोला है कि शिवम की कंपनी अच्छी है, और प्रीति, स्वाति, सुरुचि, ये लोग सब लोग बैंक से, समझो इन्वेस्टर्स है, जो भी है, उन्होंने मेरे ओपिनियन पे बेस होके वो कंपनी में अपना पैसा लगाया है और उनको कोई भी लॉसेस होता है, इन सबको भी मैं रिस्पॉन्सिबल रहती हूँ अभी, राइट? पहले मैं सिर्फ शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल रहती थी, अभी मैं जो जो लोग मेरे ओपिनियन के बेस पे अपना डिसीजंस लेते हैं उन सबको रिस्पॉन्सिबल रहती हूँ। दैट इज प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइबिलिटी, जो जो लोग मेरे पर डिपेंड होते हैं मेरे ओपिनियन पे, उन सबको मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। क्लियर है? यस मैम।
नेक्स्ट है पीरियड, इंटरनल ऑडिट जो होता है वो पूरे साल भर चलेगा क्योंकि वो एक फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर में भी आपने अलग अलग देखा है, कंटिन्यूअस, इंटरिम, फाइनल, पर जो जनरल ऑडिट होता है वो साल के एंड में होता है, राइट ना? तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन यस मैम। यस, वॉलंटरी में ये वॉलंटरी है, ये कंपलसरी है, ये मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, शेयरहोल्डर्स अपॉइंट करती है। अपॉइंटमेंट के अंदर भी एक्चुअली पूरा प्रोसेस होता है जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डिटेल में देखोगे। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, फिर उसका पीरियड कितना टाइम होल्ड करता है, उसका क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड एक्सपर्ट है, रिस्पॉन्सिबल एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा इसका स्कोप, नॉन अकाउंटिंग भी हो सकता है क्योंकि मैंने अपॉइंट किया है तो मैं देखूंगी उसका कितना काम है, क्या करना करेगा वो। और एक एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑलरेडी लेट डाउन गया है लॉ के हिसाब से, वही स्कोप है, वो लिमिटेड रहता है अकाउंटिंग तक ही। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट रिमूव कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में। इंटरनल ऑडिट एम है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करे, एक्सटर्नल ऑडिटर ट्रू एंड फेयर रिव्यू देता है। क्वालिफिकेशन कोई प्रिस्क्राइब नहीं है इंटरनल ऑडिटर का, एक्सटर्नल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, कंपल्सरीली वो सीए होना चाहिए। लाइबिलिटी, इंटरनल ऑडिटर इज लायबल टू मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज लायबल टू शेयर होल्डर्स, और सम केसेस में थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बोला कि जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड होके अपना ओपिनियन देंगे उनको भी मैं लायबल रहूंगी। इंटरनल ऑडिटर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फुल टाइम होता है, पूरे साल भर चलेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जनरली, मतलब इन शॉर्ट, बेसिकली ईयर के एंड में होता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक दोनों में क्या फर्क है, उधर रीड करने के बिना मुझे बताइएगा कि इंटरनल ऑडिट क्या है और इंटरनल चेक क्या है। मैम वो तो इंटरनल चेक में मैम वो होता है ना मैम, वो मतलब पर्सन को हेल्प करते टू क्रॉस चेकिंग के लिए। इंटरनल चेक इस तरीके से काम को डिवाइड करना कि यहाँ पे एक दूसरे का काम क्रॉस चेक होते रहे, दैट इज इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है? मैम इंटर मतलब मैम वो काम देखना कंपनी का कैसा है, सही है नहीं है। पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना, राइट ना? यस मैम। Internal audit aims to determine whether other internal controls are working properly, aims to distribute responsibility and work to help cross checking. Internal audit, internal check दोनों भी पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल ये पूरा कंसेप्ट आता है, उसी का ये छोटे छोटे पार्ट्स है। सेपरेट स्टाफ अपॉइंट किया जाता है इंटरनल ऑडिट के लिए। इंटरनल चेक के लिए कोई सेपरेट स्टाफ अपॉइंट करते हैं क्या हम लोग? मैम किसके लिए? इंटरनल चेक के लिए। हाँ मैम यस करते मैम, ना। करते हैं। सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है क्या इंटरनल चेक के अंदर? नहीं मैम वो बंदा ही करता है ना No, जिसको ma'am. अपॉइंट किए हम। यस, जैसे मैंने आपको बोला 4 लोग हैं मेरे परचेज डिपार्टमेंट में, मैम आप म्यूट हो गए हो। यस 4 लोग हैं परचेज डिपार्टमेंट में, तो एक दूसरे का काम को इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है कि वेरीफाई करके ही वो काम आगे बढ़ेगा, है ना? यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली समा को अलग से अपॉइंट नहीं किया है। स्वाति, प्रीति, सुरुचि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, वही लोग काम चेक अपना एक दूसरे का क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। समझ रहा है आपको? यस मैम। पर इंटरनल ऑडिट के अंदर यस सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है जो इंटरनल ऑडिट करेगा। तो सेपरेट स्टाफ इज अपॉइंटेड टू कैरी आउट इंटरनल ऑडिट, नो सेपरेट स्टाफ इज अपॉइंटेड टू कैरी आउट इंटरनल चेक।
इंटरनल ऑडिट इज डन आफ्टर द वर्क इज कंप्लीट। यस, जब काम हो जाएगा, एक अकाउंटेंट है, उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद शुभम चेक कर पाएगा ना। ऑब्वियस बात है कि वो शुभम वहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं गया है, शुभम वहां पे ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए गया है। तो चेक कब होगा? जब ट्रांजैक्शन लिखकर हो जाएगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद। इंटरनल चेक इज डन ड्यूरिंग द वर्क। इंटरनल चेक कैसे होता है? काम के साथ ही हो रहा है। स्वाति, प्रीति, सुरुचि ये अपना काम एक दूसरे से काम होते होते ही चेक कर रहे हैं। ये काम होने के बाद स्पेसिफिकली वापस स्वाति को बैठना नहीं चेक करने के लिए, राइट ना? समझ रहा है? यस मैम। इंटरनल ऑडिट में डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, इंटरनल चेक में प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। क्या मतलब है इसका, मुझे आपसे चाहिए। क्या मैम? कौन सा? लास्ट वन। ओके मैम। तो इंटरनल ऑडिट का काम है मैम कि उसको डिडक्ट करना, मतलब देखना, और उसको प्रिवेंट करना इंटरनल चेक का काम है। वेरी गुड। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, शुभम डिटेक्ट करेंगे। क्यों डिटेक्ट करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका है। स्वाति, प्रीति, सुरुचि ये लोग एम्प्लॉई है वहां पे, मतलब जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो लोगों ने अपना काम कर चुके हैं, उन्होंने परचेज की एंट्री पोस्ट कर चुके हैं। वहां पे मैं शुभम डिटेक्ट करने के लिए जाएंगे, उनकी गलतियां ढूंढने के लिए जाएंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए नहीं जा रहे। यहाँ पे जब बात हम इंटरनल चेक की करते हैं तो स्वाति, प्रीति, सुरुचि ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा काम इस तरीके से डिवाइड किया है कि कुछ भी हमारी गलती ना हो, तो मैं प्रिवेंट कर रही हूँ, राइट। स्वाति, सुरुचि और प्रीति क्या कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई भी एरर, फ्रॉड ना हो, तो वो लोग प्रिवेंट कर रहे हैं। और जो शुभम जाके चेक करने वाले हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर, वो डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि इसके अंदर कोई भी गलतियां तो नहीं है। समझ रहे हैं आपको पॉइंट? कुछ भी डाउट है किसी में भी? यस। नो मैम। नो मैम। ओके, तो यहाँ पे हम अभी खत्म करेंगे। एक ही लास्ट रहा हुआ इसके अंदर, इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनीज। उसमें भी कुछ नहीं है एक्चुअली, कंपलसरी और हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर हमने ऑलरेडी पॉइंट्स देखा है, फिर भी हम इसको और एक बार देखेंगे। जो ऊपर का किया हुआ है उसमें कुछ भी डाउट आता है रीड कीजिएगा। फिर हमारा सिर्फ लास्ट मॉड्यूल रहा हुआ है, 4th एंड 5th। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लास्ट होगा। आज हमारा कोई क्लास नहीं होगा, 1 o'clock को है ना हमारा, वो नहीं यस होगा। फ्राइडे को है ना, वो हम मैम। आप धीरे धीरे लो मैम, 2-3 मैम एक लेक्चर एक पे रखो। टॉपिक करो। अभी हाँ बचा मैम। ही 2 टॉपिक है। मैम जल्दी तो करो मैम आपका उसका लेक्चर। 2 लाइन लो, फिर दूसरे दिन 2 लाइन, फिर ऐसा 2 लाइन ऐसा। हम फिर से मिलेंगे जब आपका एग्जाम रहेगा, उसके कुछ दिन पहले हम क्विकली रिवाइज करेंगे हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी मैं पोर्शन जितना हो सके उतना ये वीक में, मतलब फ्राइडे ही हमारा आई थिंक नेक्स्ट क्लास होता है, वहां पे हम कोशिश यस मैम। करते हैं कि खत्म करें। तो मैं फर्स्ट ईयर्स में और एसवाई में कंसंट्रेट करके उनका खत्म करूं। मैम हम खत्म ही नहीं होने देंगे। मैम एग्जाम कब तक होगा एक्सटर्नल? काम आपका मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा। मतलब मैम आफ्टर दिवाली? हाँ, यस, बिफोर दिवाली तो आई डोंट थिंक। मैम मैं दिवाली से तो पहले गांव ही में जा होगा। रहा हूँ। नहीं, दिवाली से पहले ही होगा। अक्टूबर हाँ का फिर पूरा ठीक है, महीना है, फिर ठीक है। क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करना है, क्योंकि अभी कॉलेजेस शुरू करने की बात चल रही है ना, जैसे हाँ मैम अभी स्कूल। कॉलेज शुरू हो रहा है।
हाँ, स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से आई थिंक, तो जूनियर कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए बोला है। अभी हमारा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो लेट्स सी। आप रेडी मैम सबसे रहिएगा। पहले डिग्री वाले को बुला लेना चाहिए। डिग्री को हाँ, मैम। करने के लिए ना बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारे कोर्सेस है, तो एक साथ सबको ऐसे बुलाना इतना इजी नहीं है। तो मैम हैंडल नहीं हो पाएगा ना मैम, हाँ, एक साथ ही और सब आ जाएंगे आ ऐसा होगा जाएंगे तो। तो यस, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इसमें इतने सारे बच्चे हैं, तो इन मैम फिर बीकॉम में अलग, फिर बीबीआई में बीकॉम का तो अलग, फिर क्राउड आपको बैक पता में है, मैं तो अलग। जनरल बात कर रही हूँ, मतलब ओवरऑल की यस बात कर मैम। रही हूँ। तो ओवरऑल में भी आप देखोगे तो कितने स्ट्रीम्स है, उसके अंदर कितने सारे है, तो इतने सारे बच्चों को एक साथ मैनेज करना, टीचर्स को मतलब आधे आज बुलाना आधा कल बुलाना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ मैम। 60 बच्चों में से मैं आज 30 को बुलाऊंगी, कल 30 को बुलाऊंगी, थोड़ी पॉसिबल है, मैं 2 बार नहीं पढ़ा पाऊंगी। पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, पर टाइमिंग होना चाहिए ना उतना। यस मैम। यस Yes, मैम। तो ये सेमेस्टर तो आई थिंक जाएगा आप लोगों का, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम कॉलेज में मिल सकते हैं। मैम मजा है। यस, ठीक है, तो इतना गो थ्रू कीजिएगा, फिर हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे हमने इंटरनल ऑडिट पे ज्यादा ध्यान दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाले टॉपिक से। यस मैम। यस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय क्लास। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।